Yeah. So we'll start today's lecture, right? What is this lecture? It is about chemical bond. Okay? It is about chemical bond that we will learn. First of all, how many elements are there? Right? या तो what is element? वो चीज हम सीखेंगे. और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो हमारे यहाँ पे 118 एलिमेंट है. कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट. कभी तुमने पीरियोडिक टेबल देखा है? Yes, sir. राइट. Yes, Yes, sir. sir. 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों को ही मैंने पीरियोडिक टेबल तो दिखाया ही होगा. तो ये है तुम्हारे पीरियोडिक टेबल. इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं: मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल. सेमी मेटल्स ये ऑरेंज कलर है जिसको हम जिंदगी में कभी स्टडी करते ही नहीं है क्योंकि इनका नेचर फिक्स नहीं होता. इनके लेफ्ट में जो है पर्पल, पिंक, ब्लू, डार्क पिंक, these all are metal. Downside yellow, brown or grey, these are metals. These all are metal. ज़्यादातर मेटल होती है, ये सब मेटल है. Whereas this green जो कि सेमी मेटल्स के राइट साइड पर है, ये ग्रीन, ये ब्लू और ये ग्रीन, these all are called नॉन मेटल्स. क्या ये बात में समझ आया? कितने चीजें होती है हमारे पास? 3 चीजें: मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल. सेमी मेटल को हम पढ़ते नहीं क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर जैसा है. ठीक है. 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट जो है ना वो नेचुरली पाए जाते हैं, जबकि 26 एलिमेंट ऐसे हैं जो साइंटिस्टों ने लैब में बनाए. कहाँ पे बनाए साइंटिस्टों ने? लैब में. ओके. 26 एलिमेंट्स. सब लोग सुन पा रहे मेरी बातें? Yes, sir. और ये जो Yes, Yes, sir. sir. ना तुम्हारे आसपास में है: कॉटन कपड़ा, बेड, पिल्लो, प्लास्टिक की बोतल, मोबाइल, ईयरफोन, विंडो, स्टील, आयरन, लोहा, सब चीजें ये 118 एलिमेंट से ही या तो इनके जुड़कर बनने वाले कंपाउंड से ही पूरी दुनिया बनी हुई है. ठीक है. पुराने जो लोग थे वो क्या सोचा करते थे पता है? 5 तत्व होते, पंच तत्व बोलते. संकेत को पता होगा, राइट? पंच तत्व जिसे हम कहते हैं. ओके. एयर, स्काई, वाटर, फायर एंड अर्थ. है ना? किसी ने सुना है ये 5 तत्वों के बारे में जिसे पंच तत्व कहा जाता है? Yes, sir. हम्म. Sir, So, fire. Yes, sir. या पर उससे पूरी दुनिया नहीं बनती. ठीक है. वो बोलते शरीर इसका बना होता है, पर इसके ये 5 जो तत्व है ना, आई डोंट नो वो ट्रू है कि नहीं है, पर इनके स्वभाव शायद हमारे अंदर हो या क्या पता. जैसे फायर कैन रिप्रेजेंट एंगर और वाटर कैन रिप्रेजेंट पीस, और आई डोंट नो वॉट एवर मे बी. बट दे यूज टू थिंक दैट देर आर 5 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट्स में से पूरी दुनिया बनी है. जैसे कि मेरे पास ये गेम है. ओके. ये गेम का नाम है डूडल गॉड. ठीक है. इसमें बिगिनिंग से चालू करते. बोले बिगिनिंग में 4 ही एलिमेंट थे: एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर. सो फिर इनको मिलाने से एक एक चीज बनती है. जैसे कि फायर को अर्थ से मिलाया, A prodigious discovery. लावा बना. राइट. तो फायर में 2 एलिमेंट है, लावा और ये वगैरह दो. फिर हमने सोचा जमीन को माने मिट्टी को पानी से मिलाया तो क्या बनेगा? तो ये दोनों को मिलाना. A resourceful mind in action. स्वैम्प. स्वैम्प का मतलब है कीचड़ जैसा कुछ. ठीक है. ये वगैरह रिवार्ड विवार्ड देगा. ठीक है. फिर इसी तरह हवा को अगर आग से बनाया, है ना, तो क्या बनेगा हवा और आग को मिला के? तो Your productivity amazes. सो ये सब बात ये है कि भैया ये 5 एलिमेंट में से पूरी दुनिया बनी है ना. और ये गेम चलते जाते आगे सारी टेक्नोलॉजी व एनिमल्स सब इसी में से बनते हैं. बट इट्स ओके. पर हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि दुनिया कितने एलिमेंट से बनी है?
118। ये 5 एलिमेंट वाली कहानी चलती है पर नहीं चलेगी साइंस में। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ कि ये एटम नाम कहाँ से आया। महर्षि कनद ने बोला किसी को हम अगर तोड़ते जाए है ना, तो वो एक समय पे इतना छोटा बन जाए कि वो और आगे टूटेगा नहीं। उसे कहते हैं परमाणु। 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है ना। ओके। Yes, sir. फिर या और फिर पकुधाई कतेयामा ने ये बोला कि ये जो पार्टिकल है एटम, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और नई नई चीजें बनाते हैं। ठीक है। और फिर ग्रीक के फिलोसोफर दो थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि बोले अगर हम किसी को तोड़ते जाए तो एक छोटा सा चीज बचेगा जिसे हम कहेंगे एटम। जैसे कि यहाँ पर एटम्स दिख रहे हैं, सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दी। 10th वालों को याद होगा, पिछले स्टैंडर्ड में तुमने ये वाली थियरी पढ़ी होगी, 6 रूल्स वाली, राइट। यस सर। और 9th वाले को तो अभी रिफ्रेश ही होगा क्योंकि मैंने हाल ही में पढ़ाया था। ओके, ये सब कैसे, केमिकल थियरी, एटॉमिक थियरी कि एटम्स कैसे जुड़ते हैं, कितने अमाउंट में जुड़ते हैं एटम को वगैरह। अब जो नई बात जो 9th वालों को पता नहीं है पर 10th वालों को पता है ना, कि अभी तक लोगों को पता नहीं था कि एटम कैसा दिखता है। सबसे पहले कौन आया साइंटिस्ट पता है? थॉमसन। कौन आया था? थॉमसन। ओके। थॉमसन ने क्या बोला? अरे इसको ऑटो हाइड कहाँ पर है तेरा? नॉट टैबलेट मोड। तो सबसे पहले कौन आया? थॉमसन नाम का साइंटिस्ट आया। वो बोले एटम ना एक गोले समान होता है। मैं तुमको बताता हूँ, वो वाटरमेलन जैसा होता है। कैसा होता है? वाटरमेलन जैसा। ठीक है, कि वाटरमेलन में कैसा होता है, काले काले सीड्स होते हैं अंदर। ऐसे ही वाटरमेलन में जैसे सीड होते हैं ना, ऐसे ही एटम्स में इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चिपके हुए होते। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा गोला होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ना, वो उसके ऊपर चिपके होते। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन, और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। पर उसका मॉडल एकदम घटिया था, है ना। एटम कभी भी ऐसा होता नहीं है। वो बोला क्रिसमस पुडिंग जैसा दिखता है। बोले ऊपर ऐसे अलग अलग वो दाने दाने डाले होते हैं, उसके जैसा इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए होते हैं पॉजिटिव आयन पर। ठीक है, पर ये बात सबसे बड़ी गलत थी कि इसमें पॉजिटिव आयन को इतना बड़ा दिखाया और यही एटम है, बस उतना बोल दिया। पर फिर कौन आया? रुथरफोर्ड। 10th वालों को पता होगा, 9th वालों को अगले चैप्टर में ये डिटेल में पता चलेगा कि उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने जब सारे अल्फा पार्टिकल पास किए ना तो ज्यादातर क्या हो गए? पास हो गए। दिख रहा है? ज्यादातर पार्टिकल पास हो गए। कुछ पार्टिकल थे जो रिटर्न आए। देखो यहाँ वाला मेरा कर्सर दिख रहा है, वो पार्टिकल रिटर्न आ रहा है। ओके, एंड 12,000 में से ओनली 1 जो था वो एकदम रिवर्स आया। ये बात दिखाता है कि अगर इतना बड़ा गोले जितना एटम है ना, तो वो पूरे का पूरा खाली है। सारा वजन कहाँ पर है? खाली उसके सेंटर में ही है। ये बात किसने बताया? रुथरफोर्ड ने बताया। ठीक है, मीरा को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, मैं जस्ट एटम्स के बारे में बता रहा हूँ हिस्ट्री, कि पहले थॉमसन ने गलत मॉडल दिया, फिर रुथरफोर्ड ने थोड़ा सही दिया कि एटम बहुत बड़ा होता है पर उसके सेंटर में ही सारा वजन होता है। क्योंकि अगर रुथरफोर्ड ने जैसा बोला ऐसा अगर पूरे का पूरा भरा होता ये एटम, तो भाई सारे के सारे रेज जो है वो टकरा के रिवर्स हो जाने चाहिए थे, हाँ या ना। अगर ये एटम पूरा ही भरा होता इसके जैसे, तरबूज जैसा, खरबूजे जैसा, तो तुरंत इधर से ही सारे रेज रिटर्न होने चाहिए थे, पर नहीं हो रहे। इसका मतलब ज्यादातर भाग एटम का खाली होता है,
और सारा वजन सेंटर में होता है, ऐसा रुदरफोर्ड ने बताया। और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर वो बहुत दूर होते हैं सेंटर से और घूमते हैं। अब ये बात रुदरफोर्ड ने बताया। तो रुदरफोर्ड ने ऑलमोस्ट सही नमूना दिया था एटम का कि वो कैसा दिखना चाहिए। फिर जाके नेल्स बोहर ने कुछ ऑर्बिट्स दिया कि भैया पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, दूसरी जो ऑर्बिट होगी उसमें 8 और तीसरी में 8 घूमेंगे, चौथी और पांचवी में 18 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और छठी और सातवीं में 32 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। पर एक बात निश्चित रहेगा कि जो तीसरे नंबर की ऑर्बिट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते वो हमेशा बाहर रहेगी। ये बात उसने बताया नेल्स बोहर ने। अभी तक इतना सब खोज हो गया तब तक किसी को पता ही नहीं कि न्यूट्रॉन क्या है। ये सब हो जाने के बाद 1932 में, अब तुम सोचो 2032 तो अभी हुए भी नहीं है। एक ही मिनट। हेलो हेलो। हाँ जी जी, बोलो बोलो। હા હવે એવું હતું કે મારે બીએડ માં એડમિશન લેવું હતું ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં, એટલે બીએડ માં એડમિશન ચાલુ થઈ ગયું છે કેમ કે હું ત્યાં આવીને પૂછેલું પણ એ લોકો ના પાડે છે. અચ્છા, અને ઓનલાઈન થશે કે? મને હંમેશા બીક લાગે, મેં કીધું એડમિશન પૂરું ના થઈ જાય કે કેમનું છે એટલે હા હા. અને ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં કઈ આવે? આ ગુજરાત યુનિવર્સિટી આવે ને જેમાં ફીસ ઓછી લે એ વાળી કઈ કઈ કોલેજો આવે કોઈ ખબર? હા 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 હા, બરાબર છે. એટલે ન્યૂઝપેપરમાં આવશે ને? હા હા, ઓકે, વેબસાઇટ પર ચેક કરતો હશે. ઓકે, સારું, ચલો, થેન્ક યુ મેમ. ओके, ठीक है। तो बाद में जाके न्यूट्रॉन का खोज हुआ। 10th वालों को पता होगा क्या हुआ कैसे हुआ, 9th वालों को बताया जाएगा। अब ओरिजिनल में एटम कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है, याद रखो। सेंटर में कौन से दो पार्टिकल होते बताओ तो। किसी को पता है सेंटर में कौन से दो पार्टिकल होते? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, जो कि भारी होते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? सेंटर के बाहर घूमता है, राइट, सेंटर के बाहर घूमता है। वो सेंटर को कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। दिख रहा है यहाँ पर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए सेंटर को कहा जाता है न्यूक्लियस। उसे कहते हैं सेंटर। वो बहुत छोटा होता है। ये जो डॉट दिख रहा है ना तुमको रुदरफोर्ड के मॉडल में, ये डॉट न्यूक्लियस थे। इसके अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है। बहुत जल्दी सब लोग एंट्री कर रहे हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है भैया? बाहर घूमता है। और ये ओरिजिनल मॉडल है। तुमको हर एक के एटम अलग अलग होंगे, ठीक है, हर एक के एटम्स अलग होंगे। तुमको चाहिए तो इसमें से कोई एक नंबर बताओ, उसका एटम मैं तुमको खोल के बताता हूँ। कोई नंबर मुझे बताया जाए, उसका एटम मैं तुमको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। 11 नंबर पर कौन है? सोडियम है। 100 एक मिनट, 11 देख लेते। 11 नंबर पर सोडियम है। तो ये दिख रहा है तुमको कुछ घूमता हुआ? ये घूमती हुई चीजें क्या है? yes sir इलेक्ट्रॉन से, राइट। घूमती हुई चीजें क्या है? इलेक्ट्रॉन। और सेंटर में जहां Na लिखा है ना, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में, ये लिखा हुआ है नंबर। दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और तीसरी में 1 घूमता है, ठीक है। वो उसके नंबर के ऊपर आधार रखता है। 11 नंबर माने 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन माने पहले ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, 11 हो गए। देख लो, पहली की कैपेसिटी 2 ही है, वो बात याद रखो। पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी हाउ मच? 2। सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8। थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 नो 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 भाई, क्या 1? थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी भी 8 ही है। सर 8 है सर
थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी भी 8 ही है, पर 8 इलेक्ट्रॉन ये डालेगा कहाँ से? इसके पास है ही टोटल इलेक्ट्रॉन 11। पहली में 2 डाले, दूसरी में 8 डाले, 10 हो गए। तो तीसरी में 8 की जगह है, पर उसके पास कितना बचा? 1। तो उसने कितना डाला है? 1। पर जगह कितने की है? कैपेसिटी कितने की है? 8 की कैपेसिटी है। क्या ये बात याद रहेगा? यस सर। तो ऐसा रहता है एटम। अब आगे बढ़े। फाइनली उनको पता चला कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये दोनों सेंटर में रहते हैं न्यूक्लियस में, जो कि भारी पार्टिकल होते हैं। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वो भारी पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, वो हल्के पार्टिकल है। साथ ही साथ वो न्यूक्लियस माने सेंटर से बाहर रहते हैं और वो घूमते रहते हैं। एक चीज फिक्स है, प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर फिक्स होते हैं और इज इक्वल टू ही होते हैं। अब इसमें से कोई भी एक नंबर रैंडमली ले लेते, देख लेते प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, जैसे 111। इसका नाम है रोइंटेंगेनियम, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये लेबोरेटरी में खोजा हुआ है। द एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ हेवी आयरन रिसर्च एट द जर्मनी। सी, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है। जो भी है, प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर फिक्स रहते हैं इज इक्वल टू में। क्या ये बात सही लगा? ओके, यस सर। ठीक है, आगे यस बढ़ते सर। हैं। एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट के बेसिक यूनिट होते हैं, ठीक है। 8वीं कक्षा में पुराने सिलेबस में आया करता था, एटम्स आर बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। अब जैसे कि मैंने ये लिया कार्बन का एटम, दिख रहा है 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे। ओके, पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरी में 4 घूमेंगे। तो ये इसने 3 ऑर्बिट बनाई है, जो कि गलत है, बट इट्स ओके। यहाँ पर 4 घूमेंगे दूसरी ऑर्बिट में, पहली में 2 दूसरी में 4। देखना है तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कार्बन कितना नंबर है? 6। पहली ऑर्बिट में कितने की 6। कैपेसिटी होती है? 2। तो पहली में 2 समाएंगे, दूसरी में 8 की कैपेसिटी होती है, पर इसके पास तो 6 ही है, तो 2 तो आ गए, तो बचे 4, तो 4 बाहर घूमेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बन बनता है। अब एक कार्बन के बाजू में दूसरा कार्बन बिठा दूं मैं, यहाँ पे देखो जरा, तो ये कोई केमिकल फॉर्मूला, इसको C2 नहीं बोलेंगे, वो C ही रहेगा, क्योंकि वो केमिकली एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ नहीं रहा है, वो खाली अरेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? अरेंज। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, एटम्स ऑफ कार्बन अरेंज टुगेदर टू फॉर्म कार्बन एलिमेंट। एटम्स, ये हुआ एक एटम, ऐसे ये हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, करोड़ों एटम्स जो है एक साथ अरेंज होंगे, तब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कोयला या डायमंड। हाँ या ना? ओके, पर फिर भी कोल को यस हम सर। दिखाएंगे क्या? सी मतलब ये खाली कार्बन से ही बना हुआ है, इसको C2 या C10 या C60 या C120 नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं किया है, केमिकल बॉन्ड से नहीं जुड़े, वो खाली क्या हो गए हैं? साथ में अरेंज हुए थे। दे आर नॉट रिएक्टिंग। ये बात समझो तुम। एटम्स होते हैं, अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट बन जाता है। ऐसा ही मोलेक्यूल के साथ होता है। ये देखो एटम्स, सोडियम एटम है क्योंकि वो सिंगल रहता है, Na है ना, जो सिंगल रहते हैं वो सब एटम है। Mg एटम क्योंकि सिंगल रहता है। Co एटम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, Cu कॉपर, Zn जिंक, एल्यूमिनियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसन। जेनॉन में Xn आएगा मेरे ख्याल से, Zn तो वो हो गया ना, Xn, ठीक है, जेनॉन। तो ये सब सिंगल रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एटम। पर सोडियम मेटल तुमने देखा है ना, मैग्नीशियम मेटल भी तुमने देखा होगा, मैग्नीशियम वाली रिबन जो थी उसको हमने जलाया था, किसी को याद है? तो वो जो मैग्नीशियम रिबन जो है, हाँ, वो जो मैग्नीशियम रिबन है, या तो मैग्नीशियम का कोई मेटल है, या तो चलो तुम ये ले लो, लोहा, Fe, है ना, आयरन।
अब Fe का लोहा तुम देख पा रहे हो तो उसमें कितने एटम होंगे? ऑब्वियसली करोड़ों करोड़ों एटम होंगे ना, राइट? तो क्या मैं Fe के नीचे 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसा लिखूं? नहीं, वो खाली Fe के करोड़ों एटम अरेंज हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, केमिकली नहीं जुड़े हैं, खाली अरेंज हुए हैं और एक फोर्स की वजह से अरेंज हुए हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है एटम, ठीक है? पर दूसरी चीज होता है मोलेक्यूल। मोलेक्यूल क्या होता है? जब एक हाइड्रोजन सिंगल रह ही नहीं सकता है, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, फॉस्फोरस दूसरे 3 फॉस्फोरस के साथ और सल्फर दूसरे 7 सल्फर के साथ, और क्या बनाएगा? मोलेक्यूल बनाएगा, ठीक है? एटम का अपोजिट कौन है? मोलेक्यूल। एटम का अपोजिट कौन है? मोलेक्यूल। ओके, एटम्स मतलब मॉलिक्यूल सिंगल सिंगल वाले, मोलेक्यूल मतलब अगर दो हुए मतलब वो मोलेक्यूल है, ठीक है? दो टाइप के मोलेक्यूल होते हैं, अगर खुद से जुड़ जाते हैं तो मोलेक्यूल sir. ऑफ एलिमेंट, और अगर दूसरों से जुड़ते हैं तो मोलेक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये भी बहुत सिंपल है। और ऐसे ही मोलेक्यूल के अरेंज करने से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। देखो, जैसे पानी के मोलेक्यूल अरेंज होंगे तो क्या बनेगा? पानी। अब पानी को नॉर्मली तुम क्या कहोगे? ये कंपाउंड है। क्या है ये? कंपाउंड है। पानी है, शुगर है, चाय पत्ती है, दूध है, ये सबको तुम क्या कहते हो? ये सबको तुम क्या कहोगे? कंपाउंड कहोगे। पर वो कंपाउंड किससे बना है? मोलेक्यूल के पास पास अरेंज होने से बना है। जैसे कि पानी का ग्लास तुमने भरा तो H2O क्या एक ही होगा? नहीं, करोड़ों H2O होंगे, है ना, राइट? ये वाटर है पर इसे कंपाउंड कहते हैं, और उसी के एक बेसिक यूनिट को अगर हम निकाल लें तो उसे कहते हैं H2O, जिसे कहा जाता है मोलेक्यूल। तो अगर दो से ज्यादा जुड़े हुए, दो या दो से ज्यादा, तो उसे मोलेक्यूल कहा जाता है, और जब मोलेक्यूल अरेंजमेंट करते हैं तब क्या बनता है? कंपाउंड। अब ये एकदम सिंपल सी बात है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, जब उसको बड़ा करके देखोगे तो कंपाउंड दिखेगा। ये एटम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, पर उसको बड़ा करके देखोगे तो एलिमेंट कहोगे। तो एटम और एलिमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, एलिमेंट बनता है एटम से और कंपाउंड बनता है मोलेक्यूल के अरेंजमेंट से। ये चार शब्द है। एलिमेंट बनता है एटम्स के अरेंजमेंट से और कंपाउंड बनता है मोलेक्यूल के अरेंजमेंट से। चलो, ये बात तो सर हमको समझ आया कि एटम्स है जो कि ये रहे पीरियोडिक टेबल में, जी हाँ, और इसके अरेंज होने से क्या बन जाता है? एलिमेंट बन जाता है, ठीक है? और आपने कहा कि मोलेक्यूल जो है, ओके, H2O। अब H2O इधर दिखेगा क्या सर यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में? मैं कहूंगा नहीं, H2O नहीं दिखेगा। H2O के बदले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेगा, पर वो कंबाइन होंगे। अच्छा, तो मुझे ये पता है कि H2O के अरेंज होने से वाटर बनता है, वो ठीक है, पर H2O कैसे बना? क्या मेरी बात किसी ने सुनी? है ना? दो बेसिक चीज है। कौन सी Yes, दो sir. बेसिक चीज है? एक है एटम, जिसके अरेंज होने पर एलिमेंट बनता है, दूसरा है मोलेक्यूल, जिसके अरेंज होने पर वाटर बनता है या तो कंपाउंड बनता है। तो एटम्स तो मुझे समझ आया, क्योंकि वो तो बेसिक यूनिट है, वो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। पर सर ये मोलेक्यूल सबसे बेसिक आप बता रहे हो, तो ये कहाँ से बना? H2O कैसे बना? ठीक है, क्या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अरेंज हुए क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। वही आज हम सीखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे जुड़ा, या तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कैसे जुड़ा, एक क्लोरीन। देखो, अगर H अरेंज करते ना तो खाली H ही लिखा हुआ आता, पर यहाँ पे H2 लिखा आ रहा है, माने माने H2 ऐसे अरेंज हो रहा है। समझ रहे हो? तुम कौन सा गैस ब्रीथिंग में लेते हो? O2। O2। तो मानो मैंने ये किया, तो कितने मोलेक्यूल ऑफ O2 आए होंगे? करोड़ों मोलेक्यूल ऑफ O2 आया ना, राइट? तो जैसे मैं सांस लेता हूं तो Yes, sir. करोड़ों मोलेक्यूल ऑफ O2 आते, पर करोड़ों मोलेक्यूल ऑफ O नहीं आते। वो कैसे आते? O2 क्योंकि O2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन दूसरे के साथ। वो कैसे जुड़ते? या तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड माने नमक,
तो हमारा सोडियम क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ता है ये बात। अच्छा, 9th वाले को पता होगा सोडियम क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ता है, राइट? मैंने इनका पूरा कहानी सिखाया था, याद है? राइट, आयंस मिलते हैं वो जुड़ते हैं, Yes, पर sir. H के साथ कैसे जुड़ता है? क्योंकि H भी प्लस होता है, दूसरा H भी प्लस होता है, क्लोरीन भी माइनस होता है, दूसरा क्लोरीन भी माइनस होता है, तो जुड़ेंगे कैसे? ये तो समझ में आता है। चलो, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Mg2 प्लस होता है, ऑक्सीजन 2 माइनस होता है, कैल्शियम 2 प्लस होता है, CO3 2 माइनस होता है, कॉपर 2 प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन 2 माइनस होता है। तो प्लस माइनस जुड़ते हैं, उसी को हम देखते हैं, और फिर H कैसे जुड़ेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यही है कि मोलेक्यूल बनता कैसे है। पहले तो वो सब तो ठीक है, पर सर यहाँ पे H2O ये सब जुड़ेंगे कैसे, या तो ये सब पास पास में कैसे रहेंगे, इनको जोड़ने वाला फोर्स कौन सा है? तो कौन से फोर्स से एटम साथ में रह सकते हैं? मैं केमिकली जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अरेंजमेंट की। अरेंज कैसे हो रहे पास पास में? तो उसे कहा जाता है इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्टिव फोर्स। क्या ये फोटो देख के कुछ याद आ रहा है किसी को? क्लास 10 वालों को याद आ Yes, जाना sir. चाहिए, क्लास 9 वालों को याद आना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में ये फोटो था, ठीक है? यस सर। या और One ये Yes. बात बताती थी कि minute पार्टिकल्स में ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, पर वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड स्टेट में ज्यादा अट्रैक्शन, लिक्विड में कम और गैस में बहुत ही कम। क्या ये बात सही है? यही अट्रैक्शन Yes, फोर्स sir. की वजह से ना ये लिक्विड ऐसे कंबाइंड रहता है, नहीं तो एक पार्टिकल इधर चला जाता है, एक उधर चला जाता, तो तुमको पानी दिखता ही नहीं, गायब हो जाता पानी। जो भी है, यहां तक तुम सबको समझ आया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि मॉलिक्यूल बना कैसे? जवाब ये है केमिकल बॉन्ड से। पर चलो जरा सवाल के ऊपर थोड़ा और दिमाग लड़ाते हैं। कैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ के H2 बनता है, या तो कैसे एक Na दूसरे Cl के साथ जुड़ के NaCl बनता है, माने नमक। दैट इज ऑल्सो केमिकली, वो लोग कैसे कंबाइन होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है? सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ केमिकली कंबाइन होता है, नॉट अरेंजिंग। सोडियम जाके कोई क्लोरीन के पास अरेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं चल रहा है, जैसे सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल में ये अरेंजमेंट तुम देखते हो ना, ये वाला ऐसा अरेंजमेंट नहीं है वो। वहां पे कुछ केमिकली लेन देन होता है, कुछ बिजनेस होता है, कुछ डील होता है, और वो डील करके ये जुड़ते हैं। H2 ले लो या तो NaCl ले लो, दो टाइप की चीजें जुड़ने के लिए होती है। H2 जुड़ता है, Cl2 जुड़ता है, N2O2 या तो NaCl MgO। पहले हम ये सीखेंगे NaCl और MgO कैसे जुड़ते हैं। हालांकि ये बात 9th स्टैंडर्ड की कक्षा के सारे लोगों को पता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, और 10th को भी पता होना चाहिए, ठीक है? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड कोई पढ़ेगा? अब हमारा मेन टॉपिक चालू हो रहा है। कोई पढ़ो जरा। The force by which N and Ci combines to from NaCi and H ए and भाई, H ओए ओए combines ओए, to हेलो form हेलो हेलो, इट H2. इज नॉट That force. NaCl, इट इज NaCl। दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल रखना है, क्लोरीन का सिंबल है वो NaCl। हाँ, पढ़ो फिर से पढ़ो पूरा। The force by which Na and Cl एक ही मिनट। the force by which Na and Cl combines to form NaCl and H combines to form H2. That force is called chemical bond. तो जिससे ये अट्रैक्शन फोर्स जो है इन लोगों के बीच में, यही अट्रैक्शन फोर्स का ही नाम है केमिकल बॉन्ड, ठीक है? 3 प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। क्या होते हैं 3 प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स? एक का नाम है आयोनिक बॉन्ड, दूसरे का नाम है कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरे का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो शॉर्टकट में कहे तो H बॉन्ड, ठीक है? इनमें से आयोनिक बॉन्ड के बारे में कितने लोग जानते हैं? मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ।
नाइन्थ वाले जानते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आयोनिक बॉन्ड तुमको पढ़ाया था। तो एक बार रिवाइज कर लूंगा, क्या हम सिखा लेंगे एक बार, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। भूतिया मूवी जैसा टाइटल लग रहा क्या? कलर वो अलग करना पड़ेगा, ये कलर गंदा दिख रहा है। भूतिया मूवी जैसा कलर है, हाँ ये अच्छा, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड है ना। सोडियम का इंटरव्यू लेते हैं, ऑलरेडी हमने नाइन्थ वालों के साथ ले लिया। सोडियम का नंबर है 11, ये रहा। सोडियम में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 1। ये संकेत ने ऑलरेडी एग्जांपल दिया, राइट। उसका नंबर है 11, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते। तो 11 नंबर है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए। तो तीसरी में कितना बचेगा बताओ? 1, ठीक है। अब उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है ऑक्टेव लो। क्या होता है? ऑक्टेव लो। ऑक्टेव समझ आता है? ऑक्टेव कौन सा नंबर तुमको इसमें दिखता है, ये शब्द में, ऑक्टेव में? ऑक्टेव, ऑक्टेव शब्द में तुमको 7 नंबर लग रहा है। 8, ऑक्टेव 8, ऑक्टेव, ऑक्टा सुना है? ऑक्टागोन, ऑक्टागोन 8 से रिलेटेड है, ठीक है। 8 ऑक्टेव का नियम ऐसा होता है कि सब लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, सब लोग किनके जैसा बनना चाहते हैं? इन 6 एलिमेंट या तो 7 एलिमेंट जैसा बनना चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इन सब की आउटर ऑर्बिट फुल है। देखो इसका नंबर है 2, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में 2 ही समाते, तो फुल है ना। दूसरे का नंबर है 10, पहले ऑर्बिट में कितने समाएंगे बताओ तो? 2, दूसरी में कितने बचेंगे? 8, है ना। और दूसरे की कैपेसिटी भी 8 है, और इसके पास दूसरी में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नंबर 10 है ना, तो 2 और 8 10, तो इसने वापिस इसका भी फुल है, ओके। तीसरे का देख लेते, आर्गोन। आर्गोन का नंबर है 18, पहली ऑर्बिट की कैपेसिटी है 2, दूसरी की 8 और तीसरी की भी 8 कैपेसिटी है। तो इस हिसाब से अगर अरेंज होंगे तो 2 8 8, देख लो 18 हो गए, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, और आउटर ऑर्बिट वापिस से क्या हो गई? फुल। तो ये लोग जो है, जो पीरियोडिक टेबल में आखिरी में बैठे हैं, है ना, ये सब की आउटर ऑर्बिट कैसी है? आउटर ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन से फुल है। कैसी है? 8 इलेक्ट्रॉन की मदद से फुल, ओके। इनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग तुमको दिखते हैं, इनमें से किसी की भी आउटर ऑर्बिट फुल नहीं है, ठीक है। इनमें से किसी की भी आउटर ऑर्बिट फुल नहीं है। तुमको चाहिए तो रैंडमली कोई भी नंबर बताओ, ये 18 वाली लाइन को छोड़ के, बड़ा मत बताना, 20 तक ले लो, चलो 1 to 20 में कोई नंबर। 7, 17 और 16 तीनों ले लेते। 7 है नाइट्रोजन, पहली ऑर्बिट में कितने आएंगे? 2, दूसरी ऑर्बिट में 7 बनाने के लिए कितने आएंगे बताओ तो? पहली में 2 तो आ गए, 5, अब 5 आएंगे तो क्या फुल हुआ? नहीं। दूसरे की कैपेसिटी कितने की? 8 की, पर एक फुल है नहीं, ठीक है। किसी ने बोला 6 17, ओके, एक मिनट, 17, तो 17 क्या है भैया? पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, 10 + 7 17, जितने नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन है। अरेंज तो हो गए, पर आउटर ऑर्बिट फुल कर पाए नहीं। पर फिर भी सबके मन में एक ही इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है बताओ तो? मेरी right, my outer orbit should be full with 8 इलेक्ट्रॉन, ये उनकी इच्छा है, ठीक है। my outer orbit should be full with the 8 इलेक्ट्रॉन। सो वही चीज ये लोग करेंगे। आ जाओ, सोडियम को पूछा भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में? वो बोला 1 ही इलेक्ट्रॉन है। देख लो ये रहा, घूम रहा, दिखता है? घूमेगा नहीं, क्योंकि ये तो फोटो है ना, तो यहाँ पे घूमता हुआ नहीं दिखेगा।
तो चलो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तुमको फुल करने के लिए कितने चाहिए? और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन। या तो तुम 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आओ या फिर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको तुमने छोड़ दिया ना तो तुम्हारे पास कितने ऑर्बिट बचेगी पता है? 2 ऑर्बिट। और तब दूसरी ऑर्बिट कैसी दिखेगी तुमको? भरी हुई। और तीसरी ऑर्बिट तो होगी ही नहीं, तो माने तुम्हारी आउटर ऑर्बिट फुल मानी जाएगी। क्या ये बात समझ आया? तो वो लोग क्या, कौन से दो ऑप्शन है? या तो यस सर, दो आपकी ऑप्शन है, बात या तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो या तो 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढ कर लेकर आ जाओ। पर भैया 7 इलेक्ट्रॉन लाने कोई मूंगफली खाने जितना आसान बात होता नहीं है। ठीक है, तो आसान क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो सोडियम क्या बोलेगा? ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूं। तो जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, है ना, तो Na क्या बन जाएगा पता है? Na प्लस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है चार्ज में? नेगेटिव। नेगेटिव जब तुमसे दूर चला जाता है तो तुम क्या बन जाते हो? पॉजिटिव। है ना, मान लो कि तुम डिप्रेशन में हो, है ना, तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अगर तुम्हारे माइंड से नेगेटिव थॉट्स निकल जाए तो तुम कैसे थॉट से भर जाओगे? तुम पॉजिटिव थॉट से भर जाओगे, है ना, राइट? तो ऐसा ही होता है, सोडियम में से जब नेगेटिव बाहर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक बार पॉजिटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 प्लस पॉजिटिव बनेगा। तो यही है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन था 2, 8 और 1, पर उसने एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया तो अब उसके पास 3 ऑर्बिट नहीं है। अब कितनी ऑर्बिट है? 2 ऑर्बिट। और जिसमें पहली में 2 और दूसरे में 8, तो वो अपने मन में क्या सोचेगा? हाँ, मेरी आउटर ऑर्बिट तो कैसे दिख रही है, देखो तो यहाँ पर फुल। या पर आउटर ऑर्बिट फुल करने के चक्कर में वो एटम से क्या बन गया? आयन बन गया। एटम से वो क्या बना? आयन बना। आयन का मतलब है पॉजिटिव आयन या तो नेगेटिव आयन। तो वो कौन सा आयन बना? पॉजिटिव आयन बना। ठीक है, अब जो इच्छा सोडियम के मन में थी, क्या वो पूरी हुई कि नहीं हुई? हो गई, राइट? वो अभी किसके जैसा दिखेगा पता है? कुछ ऐसा दिखेगा, पहली में 2 दूसरी में 8, है ना। हालांकि ये तो नियोन है, पर इसके जैसा दिखेगा। अब वो खुश हो गया, बोले हाँ अब मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, स्टेबल हूँ। अब मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दूंगा या लूंगा नहीं। कभी देगा वो इलेक्ट्रॉन? अभी ये Na प्लस देगा कभी किसी को इलेक्ट्रॉन? कभी नहीं। भाई मांड मांड मेहनत करके एक को फेंक के जैसे तैसे करके स्टेबल सिचुएशन में। अब वो क्या किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा? कोई फ्री में देगा तो भी लेगा इलेक्ट्रॉन? ये नहीं लेगा, है ना, नहीं लेगा। ऐसा ही क्लोरीन के साथ होता है। क्लोरीन का नंबर 17 है, तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं और तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तभी जाके टोटल एडिशन कितना हो जाएगा? 17। बेचारा फुल होते होते रह गया, कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है उसको? 1 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 2 ऑप्शन है। कौन से 2 ऑप्शन है? एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लेकर आ जाओ, या तो फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहे हैं ना, ये तुम किसी को डोनेट करके आ जाओ। तो वो क्या पसंद करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। अब देखो भाई, तुम किसी से बात करते हो, ठीक है, लोगों में अलग अलग प्रकार का, है ना, करिश्मा होता है ना, प्रभाव होता है अपने आसपास। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही खुश रहते हैं। तुम टेंशन में उसके पास गए तो तुम्हारा टेंशन भी दूर हो जाएगा। हाँ भाई हाँ, बात तो सही है, हो के क्या हो जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े टेंशन वाले होते हैं, जो उसके बात किया ना, टेंशन नहीं है तो भी टेंशन आ जाती है। ठीक है, तो या सो ऐसा ही होता है, जब तुम नेगेटिव चार्ज को लेकर आते हो तो तुम कैसे बन जाते हो भैया? नेगेटिव आयन बन जाते हो। ठीक है, तो क्लोरीन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन उठा के ले आया और उसकी आउटर ऑर्बिट में 2, 8 और 7 था, पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो 2, 8 और 8 हो जाएगा। अब ये कैसा हो गया? संतुष्ट, हैप्पी, स्टेबल। पर समस्या क्या हुआ? एटम जो था
वो फुल करने के चक्कर में क्या बन गया, आयन बन गया। क्या बना, आयन। और कौन सा आयन बना, पॉजिटिव या नेगेटिव? आयन नेगेटिव। नेगेटिव। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग समझ रहे हो और आनंद भी ले रहे हो, ठीक है? ओके यस सर। तो अब Na किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, Cl माइनस किसी से, Na नहीं सॉरी Na प्लस वो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और Cl माइनस जो कि फुल हो चुका है वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा लेगा नहीं। पर जब वो एक दूसरे को नजर देखेंगे तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो भैया इलेक्ट्रॉन के वजह से नहीं पर एक दूसरे को देखकर, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? और ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही हेवी वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है कि इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो एकदम नया चीज बनता है जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है? जिसे हम कहते हैं NaCl, ठीक है? और ये अपनी पुरानी प्रॉपर्टी खो देता है। देखो सोडियम ऐसा था, पानी में डालने से धमाका होता था। क्या तुम नमक को पानी में डालोगे तो धमाका होता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना? क्लोरीन गैस हुआ करता था, नमक गैस है क्या? बिल्कुल नहीं। पर ये दोनों ने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी छोड़ के क्या हासिल किया, नई प्रॉपर्टी, ठीक है? तो पता चला कैसे ये दोनों जुड़े, और यही जो बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब इसका नाम आयोनिक बॉन्ड क्यों पड़ा है, क्योंकि ये किससे बना है, आयंस की मदद से बना है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब दूसरे शब्दों में कुछ अफवाह फैल रही थी, ठीक है? लोग बोले कि भैया ये अरेंज मैरिज है, हैं? सोडियम जो था वो हमारा दुल्हा है जिसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन जो है वो हमारी दुल्हन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और शादी के लिए तैयार है, और दोनों की शादी हो गई और हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी रह रहे। पर लोग जो है वो पीठ पीछे ऐसी बात करेंगे, भैया ये अरेंज मैरिज नहीं था, ये तो लव मैरिज था। बोले सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को पहले से पहचानते थे। इनका कहने का अर्थ है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं दिया, बल्कि सोडियम ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया। क्या ये बात समझ आया? क्लोरीन। ओके, ये दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, सोडियम के पास जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसको जाकर वो दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, जिसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। क्या ये बात समझ आया? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन एक दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि सोडियम को एक देने का मन था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेने का मन था, तो दोनों ने एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। पर वो इलेक्ट्रॉन वास्तव में किसका था, क्लोरीन का या सोडियम का? सोडियम का था, ठीक है? अब देखो ये कैसी बात है पता है, मान लो कि संकेत है, ठीक है, और मैं हूं, ओके? मान लो कि संकेत सोडियम है, मैं क्लोरीन हूं, और संकेत के पास एक बाइक है, ठीक है? अभी वो 18 ईयर का हुआ नहीं है, पर मानो कि उसको किसी ने गिफ्ट में बाइक दिया, उसके पास है बाइक, ओके? अब मैं गरीब भिखारी हूं, मेरे पास बाइक है नहीं, ओके? तो मैं सोच रहा हूं मेरे को बाइक का जरूरत है। संकेत सोचे मेरे को बाइक का जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पैर नीचे तक पहुंचते नहीं, मतलब पहुंचते होंगे फिर पता नहीं, पर जस्ट एग्जांपल कि मानो संकेत बोले कि भाई मेरे पास बाइक तो है पर मेरे को उसकी जरूरत है नहीं। मैं क्लोरीन हूं, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की, माने मेरे को एक बाइक की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास बाइक है नहीं, हालांकि है मेरे पास, पर मान लो कि मेरे पास नहीं है। अब मैं संकेत के पास गया कि भैया तुम्हारे को ये बाइक चाहिए क्या, एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, ऐसे कार खड़ी बाहर? वो बोलेगा नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा मेरे को अभी बाइक चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, लो सर चाबी ले लो, मौज कर, ठीक है? चाबी ली, मैं गाड़ी घुमा रहा हूं। अब क्या ये बात मुमकिन है कि हम दोनों एक दूसरे को पूरा भूल ही जाए, कभी जिंदगी में याद ही ना आए कि संकेत कौन है, ठीक है? मैं शायद भूल जाऊंगा,
संकेत नहीं बोलेगा, नो सर। ठीक है, क्योंकि उसकी बाइक मेरे पास है ना। उसने बाइक पूरे की पूरी मुझे दे दी यस सर। है ना। और उसने जो बाइक मुझे उधार दी या तो जैसे भी दी, उसका वजह से हमारे बीच में एक बॉन्ड बना है। वो देनदार है, मैं लेनदार हूं, ठीक है। वो डोनेटर है, मैं रिसीवर हूं। सब लोग समझ पा रहे हैं? ओके। तो इस हिसाब से यस सर। इलेक्ट्रॉन सोडियम जो होता है वो क्लोरीन को देता है। अब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, अपना, वो उसकी आइडेंटिटी है, उसके बिना वो सोडियम कहा भी नहीं जाएगा, वो सोडियम आयन माना जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन है तभी वो सोडियम एटम है। वो सोडियम ने अपना एक लौता इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन को दिया, तो क्या वो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग रहेंगे? नहीं, वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, एक बॉन्ड से जुड़ेंगे कि भैया हम में लेनदार और देनदार है, हमारे बीच में एक रिलेशन है, हमारे बीच में एक डील हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हमारे बीच में कुछ तो रिलेशन है। वही रिलेशन को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने और लेने से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से वो पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेने से वो नेगेटिव बनेगा, और फिर दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होके जुड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम में जिसका नंबर 12 है, तो पहले ऑर्बिट की 2 कैपेसिटी हो तो 2, दूसरी की 8, तो 8 तो 10 तो हो गए, तीसरी की 8 कैपेसिटी है, पर इलेक्ट्रॉन अपने पास 2 ही बचेंगे। तो तीसरी ऑर्बिट में कितने घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, बताओ। दो। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? अब भाई तीसरी तो आउटर ऑर्बिट है ना, तो वो तो 2 ही घूमेंगे। ठीक है, तो भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना उसको रफा दफा करके निकाल दो, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आओ। अब 2 इलेक्ट्रॉन देने में उसका मन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल होता है, पर 6 लाना तो भैया इम्पॉसिबल जैसी बात है। इससे बेटर है कि 2 दे दे, है ना, चुपचाप। चलो, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहेगा, या तो डोनेट कर देगा, या तो हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वो किसको देता है। तो Mg जो एटम था जिसके आउटर ऑर्बिट में थी 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा वाले हैं उसे दे के खुद क्या बन जाएगा, फुल। अब देखो Mg2+ सबको जाके क्या बोलेगा, मेरी आउटर ऑर्बिट कैसी है, फुल है। Mg नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा, Mg2+, समझ रहे हो। मैग्नीशियम का एटम नहीं, मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन वो बोलेगा कि मैं क्या हूं, आउटर ऑर्बिट में फुल हूं। अब उसे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने बताओ, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2। अब क्लोरीन जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1। नहीं, क्लोरीन कैसे 2 ले पाएगा, बताओ तो। उसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए उसको 1 चाहिए, वो 2 कैसे ले पाएगा, बताओ तो मुझे। ले पाएगा क्या क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन? नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी आउटर ऑर्बिट फुल हो जाएगी, नो सर। एक और लेगा तो यहाँ पे चौथे नंबर के आउटर ऑर्बिट आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि तीसरे की कैपेसिटी 8 ही है, तो वो क्यों खाली खोटा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन कितना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब समस्या क्या होती है कि भैया मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन कितना लेना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन लेना चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज कि संकेत के पास है 2 बाइक, और मेरे को चाहिए 1 ही बाइक, 1 से ज्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं। मेरी वाइफ ने मना कर दिया, भाई तुम घर पे 1 से ज्यादा व्हीकल लाना मत, ठीक है। तो चलो, संकेत के पास 2 बाइक है, मेरे को चाहिए 1 ही, तो वो क्या करेगा, तो 1 बाइक मेरे को देगा और बोलेगा विमल सर आपके जैसे एक और सर किसी को ढूंढ के लेकर आ जाओ, उसको भी मैं 1 बाइक डोनेट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, क्लोरीन बोलेगा पर मैं 1 ही ले सकता हूं। तो मैग्नीशियम बोलेगा एक काम करो, तुम्हारे जैसे एक और क्लोरीन को ले आओ, मैं दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा, और फिर हम तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। क्या ये बात समझ आया?
ओके। Yes, sir. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना Yes, चाहता sir. है, क्लोरीन 1 लेना चाहता है, तो मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन को बुलवाया और 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और काम खत्म। और इन्हें कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इसी के लिए कौन कैसे जुड़ता है? MgCl नहीं बनता, MgCl2 फिक्स बनता है, MgCl3 भी नहीं बनता, MgCl2 ही बनता है, राइट? मैंने 9th वालों को सिखाया है। उसकी वजह क्या है? इनके चार्जेस। इनके चार्जेस की वजह क्या है? इनके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तुमको याद रहे कि ना रहे, पर इसके चार्जेस तुमको याद रखने जरूरी है। इसीलिए मैंने जब 10th में पढ़ा रहा था तब भी मैंने तुमको एक टेबल 2-3 बार लिखवाया था, याद है? शुरुआत का शायद स्कूल के लोग नहीं होंगे पर ट्यूशन के लोग होंगे। Yes, मैंने sir. टेबल है। मेरी आवाज आ रही है? Sir, ओके, अभी ठीक आ रही है क्या? ओके। Yes. सो 10th में शुरुआत का जो पहला या दूसरा चैप्टर था उसमें मैंने टेबल 2-3 बार लिखवाया था। और 9th वालों को भी मैंने बोला ये चार्जेस वाला टेबल तो Sir, चार्जेस वाला chapter. टेबल तो 2-3 बार लिखो, राइट? Na प्लस होता है, K प्लस होता है, Mg2 प्लस होता है, Zn2 प्लस होता है, Cu2 प्लस होता है, Fe2 प्लस होता है, Fe3 प्लस भी हो सकता है, एंड Al3 प्लस होता है, H प्लस होता है, H माइनस होता है, Cl माइनस होता है, Br माइनस होता है, ऑक्सीजन 2 माइनस होता है, और सल्फर भी 2 माइनस होता है, और जो नाइट्रोजन होता है वो 3 माइनस होता है। फिर OH जो होता है वो माइनस होता है, नाइट्रेट NO3 वो माइनस होता है, सल्फेट SO4 +2 होता है, एंड सल्फाइट SO3 वो भी -2 होता है, कार्बोनेट वो होता है CO3 वो होता है -2, और फिर होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 वो होता है खाली माइनस। और ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो ज्यादातर मुझे वो टेबल का याद है, ठीक है? तो इसीलिए तुम्हें भी याद करना है ताकि तुम्हें पता चले कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में 8 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। तुम कोई भी ले लो, ये 8 में से और कोई ऑप्शन हो सकता नहीं है। या तो उनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 या तो 8। क्या ये बात क्लियर है? पीरियोडिक टेबल तुम कोई भी ले लो, कितना भी ले लो, कहीं से भी ले लो, रेंडमली मैं कोई एक नंबर बीच में से उठा लेता हूँ। ये लो, मैंने ले लिया 43 नंबर, टेक्नीशियम आई डोंट नो, जो भी है। इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लो, कितने हैं? 2, देखे? 2 इलेक्ट्रॉन। रेंडमली कहीं से भी उठा लो, मैंने 3 उठा लिया, SN सिंबल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहां तक सबके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं ऐसे ही बता देता हूं, देखो ये लाइन दिख रहा है कलर वाला, इनके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर ऑर्बिट में 2, इनकी भी 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, और इन सब के आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तुम रैंडमली कोई भी नंबर ले लो, जैसे 49 आ जाओ, आउट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, देख लिया मेरा जजमेंट? तो ये सब में 3, ये सब में 4, Yes, sir. ये सब में 5, ये सब में 6, ये सब में 7, और फाइनली इसके आउट ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। जेनॉन ले लो रेंडमली 54, 8 इलेक्ट्रॉन देख लो आउटर ऑर्बिट में। सो ये बात फिक्स है, कुल मिलाकर इतने ही ऑप्शन हो सकते जिनकी आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सोडियम, वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के सोडियम प्लस आयन बनेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Mg2 प्लस बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है आउटर ऑर्बिट में, वो 3 छोड़ के Al3 प्लस बनेगा। 4 को रुक जाओ, जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है वो 3 लाकर 3 माइनस बनेगा। जिसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 लाके 2 माइनस बनेगा। और क्लोरीन का हमने बात किया, उसको 1 ही चाहिए क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो है, तो 1 लाकर वो Cl माइनस बनेगा। नियोन कुछ लाएगा नहीं, कुछ देगा नहीं, तो भैया वो किसी से रिलेशन भी रखेगा नहीं, तो एनी का एनी भले पड़ा, क्योंकि उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए भी नहीं, वो देगा भी नहीं। तो मेटल्स की ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेटल्स की? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मैंने बताया ना ये सब मेटल है, राइट?
यहाँ तक सब मेटल है, तो ज्यादातर मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है देखी तुमने? ये सब +1 +2 +3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ज्यादातर नॉन मेटल क्या करते हैं? ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, सब नहीं बोल रहा हूँ। ज्यादातर नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, माने नेगेटिव आयन बनने की। पर सेमी मेटल का क्या, जो कि बरोबर बीच में होता है। ठीक है, या तो कार्बन का क्या, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तुम कोई ऑप्शन बता सकते हो वो 4 इलेक्ट्रॉन ला सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? पर दोनों के दोनों काम ही कैसे है? कैसे दोनों के दोनों काम? बहुत ही, हाँ, अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसे। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. 6 बजे हमारा लेक्चर खत्म होगा। तो इसीलिए कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़ता है पता है? कार्बन जुड़ता है कोवलेंट बॉन्ड से। दूसरा भूतिया मूवी चालू हो रहा है, क्या नाम है इसका? कोवलेंट बॉन्ड। सुनना, ये ना तो 9th वालों को पता है ना ही 10th वालों को पता है, इसलिए ध्यान से दोनों सुनना। कोऑपरेशन सुना है तुमने? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब है मिलके कोई ऑपरेशन करो। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ मिलजुल के करने वाली बातें चलेगी। देख लो, आयोनिक बॉन्ड क्या है तुमको याद होना चाहिए। संकेत ने बाइक दिया, मैंने बाइक लिया, उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। पर यहाँ पे क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कोवलेंट बॉन्ड का मास्टर कौन होगा? ऑब्वियसली इतना सारा ऊपर कार्बन लिखा है, बाजू में कार्बन लिखा है, कार्बन ड्रॉ कर रही है, सीधी सी बात है कार्बन ही होगा कोवलेंट बॉन्ड का मास्टर, राइट? कार्बन है ना? ओके, आयोनिक बॉन्ड में तुमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है और दिया जाता है। सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया गया, क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया गया, हाँ या ना? पर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लेन देन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कहां से देगा, कहां से लेगा? ले सकता है नहीं, दे सकता है नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे पता है? वो लोग शेयर करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, सोचो मेरे पास 40,000 रुपये है ना? संकेत के पास 40,000 रुपये है। हम दोनों मिलके 80,000 का एक बाइक लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? 80,000 का एक बाइक। ओके, अब वो बाइक किसका है? मेरे को एग्जैक्ट आंसर बताओ, मेरा या संकेत का? दोनों। किसका है वो? दोनों। मैं भी चाबी डाल के घूमूंगा, संकेत भी चाबी डाल के घूमेगा। ठीक है, अब कोई बोले ये बाइक किसका है, मैं बोलूंगा मेरा है। कोई संकेत को पूछे संकेत ये बाइक किसका है, वो क्या बोलेगा? मेरा है। क्या दो बाइक है? क्योंकि मेरे पास भी बाइक है, उसके पास भी बाइक है। नहीं, बाइक तो एक है, फिर भी दोनों के पास एक एक बाइक है। समझ रहे हो शेयरिंग का जादू? तुम समझ रहे हो, है ना? तो मेरे पास भी बाइक है, उसके पास भी बाइक है, पर दो बाइक नहीं है, एक ही बाइक है, पर दोनों की। यही होता है शेयरिंग का जादू। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कार्बन में किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन शेयर करना वो क्या है पता है? गैम्बलिंग खेलने लायक है। गैम्बलिंग पता है? जुआ, पत्तेबाजी। नाम सुना है। पत्ते नहीं खेले क्या कभी तुमने? हाँ, एका बादशाह, रानी गल्ला, ये न वो न वगैरह। पैसे वाले लोग या तो जो पैसे से खेलते हैं वो कैसे खेलते? मानो मैं और मीरा खेलने बैठे हैं, मैं 10 रुपया डालूंगा, मीरा कितना रुपया डालेगी बीच में? गेम चालू करने से पहले मैंने 10 रखा, तो मीरा कितना रखेगी? वो भी 10 ही रखेगी ना, वो 20 क्यों रखेगी? मैं ब्लाइंड में खेल रहा हूँ तो अलग बात है, वो नहीं है। ठीक है, मैंने जितना पैसा रखा उतना ही पैसा वो क्या करेगी? रखेगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ कोवलेंट बॉन्ड का नियम है। एक ही नियम है जिससे कोवलेंट बॉन्ड चलता है, एक ही नियम, दिमाग में फंसा लो।
क्या नियम है? शेयर द इलेक्ट्रॉन्स हाउ मच यू नीड, राइट? शेयर द इलेक्ट्रॉन हाउ मच यू नीड। तुम्हें जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तुमको मिलेंगे, पर पहले तुम उतने क्या करो? शेयर करो। ठीक है। अच्छा, मैं जुआ खेलने जाता हूं, मेरे को 500 रुपया जीतना है, तो मेरे को टेबल पे कितना रखना पड़ेगा? 250 नहीं रखना पड़ेगा, 500 जीतना है मुझे अलग से, जो मेरा है वो नहीं चाहिए मेरे को। 500 250 रखूंगा, 250 रखूंगा तो सामने वाला भी 250 रखेगा, तो दोनों मिलके 500 होंगे। अब उसमें थे तो मेरे 250, तो एक्स्ट्रा मुझे कितना मिला? खाली 250 ही मिला? नहीं, मुझे एक्स्ट्रा 500 कमाने, तो मैं रखूंगा कितना? 500। जितना 500 मुझे चाहिए पैसा उतना तुम उधर पहले रखो। जब तुम रखोगे तो सामने वाला भी 500 रखेगा। फिर अगर तुम जीते तो पूरा किसका हो जाएगा? 1000 रुपया। तो तुम कितना जीतोगे? 500। क्या ये बात समझ आया? है ना? तो जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम टेबल पे रखो। जितना इलेक्ट्रॉन तुमको चाहिए उतना कहाँ पे रखो? टेबल पर रखो। टेबल पे। ठीक है, यस सर। देखते। H2 देखा है? H2 हाइड्रोजन गैस सुना है? वो हमेशा H के फॉर्म में नहीं होता है, वो हमेशा कौन से फॉर्म में पाया जाता है? हवा में, पता है? H2 के फॉर्म में। अब मानो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो छोड़ता है तो वो H+ आयन बनता है, तो क्या दो H+ आयन एक दूसरे से अट्रैक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? H जो है वो भी प्लस है, यस सर। दूसरा H भी प्लस है, तो वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो सकते नहीं है। इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। आयोनिक बॉन्ड बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। कैसे बनेगा आयोनिक बॉन्ड? क्योंकि एक प्लस है दूसरा भी प्लस है। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस होता। सब लोग सुन पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। थोड़ा कंटालाजनक लगे पर थोड़ा साथ में बने रहो। तो ये H2 जुड़ा कैसे, वो बात को हम समझते। आओ, मैं जाता हूं हाइड्रोजन के पास और जरा इंटरव्यू करता हूं। मैं पहला सवाल पूछता हूं, ठीक है भैया? तुम्हारे आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन क्या जवाब देगा? 1 मैं उसे पूछूंगा, भैया तुमको जुआ खेलना है? तुमको जुआ खेलना है? मैं तुमको इलेक्ट्रॉन तो ला के दूंगा, पर तुमको जुआ खेलना पड़ेगा, गैम्बलिंग। और उसका रूल है कि जितने तुमको चाहिए उतने तुमको शेयर करने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ये बताओ मुझे। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए? 1 सर पहले ऑर्बिट में पहली ऑर्बिट 2 पर ही फुल हो जाती है, तो उसको फुल करने के लिए खाली एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं कहूंगा भैया एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो बोलेगा हाँ, पहले एक इलेक्ट्रॉन रख टेबल पे। तो तू क्या एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? वो बोलेगा हाँ मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा बढ़िया, फिर तेरी वैलेंसी कितनी मानी जाएगी? 1। ठीक है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। आओ जरा हम मिलते हैं दूसरे हाइड्रोजन से। किससे मिलेंगे? दूसरे हाइड्रोजन को। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुआ खेलने जाता है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? फिर से हाइड्रोजन को 1। तो टेबल पे कितने रखने पड़ेंगे उसको? ऑब्वियसली 1 है ना, जितने चाहिए उतने रखो। तो उसके पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी वो जुए के टेबल पे डाल देगा, है ना। और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जुए में डालेगा, तब टेबल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बताओ तो?
2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले हाइड्रोजन के कि दूसरे वाले के, क्योंकि उन्होंने शेयर किए दोनों के, माने पहले हाइड्रोजन को पहला, ये देखो ये डायग्राम अच्छे से समझाता है तुम्हें, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ऑर्बिट में है, पहले वाले की ऑर्बिट में या दूसरे वाले की ऑर्बिट में? तो बोले दोनों की ऑर्बिट में। दोनों की। तो पहले वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कोई बताएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। पर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही तो है जादू शेयरिंग का, राइट। मैंने जैसे बताया ना। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, फिर बोलेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे, और वो बोलेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे भी। तो दोनों सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए? दोनों के आउटर ऑर्बिट फुल हुई कि नहीं हुई? हुई। Yes, sir. ठीक है, इसलिए H हमेशा दूसरे H के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, H2। अब समझ आया कुछ? पर फिर भी ये जो है ना, ये बड़ा डेयरिंग बाज है। हाइड्रोजन कैसा है, बड़ा डेयरिंग बात। तुम बता सकते हो उसमें डेयरिंग किस बात का है? हारने का इधर होता ही नहीं। ठीक है, सवाल ये है कि उसके पास जितना भी कुछ है, उसका जो कुछ है वो सब कुछ वो दाव पे लगा देता है। हाँ या ना? एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन भी वो कहां कर देता है, दाव पे लगा देता है। यस, ओके। तो इस हिसाब से ये काम चलता है। चलो एक और बार देखते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का हमने NaCl में आयोनिक बॉन्ड कैसे जो बनता है वो तो पता है, पर क्लोरीन हवा में Cl2 के फॉर्म में होता है, वो क्यों? ठीक है, देखते हैं। इंटरव्यू लिया जा रहा है। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 1। One. तो कितने शेयर करो? electron. 1। जितने, एक ही नियम है भैया, जुगाड़ का एक ही नियम है, जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करो। यस, तो क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन Yes, क्या sir. करेगा, शेयर करेगा। यहाँ पे डोनेशन का कुछ नहीं चलता, बस लेने का और शेयर करने का चलता है। कितना चाहिए, देने का तो भैया बात ही नहीं आए, है? दूं क्या, नहीं देना नहीं है, इधर इधर गेम खेलो। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अच्छा, है कितने उसके पास टोटल आउटर ऑर्बिट में? क्लोरीन के पास आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के पास 7 है ना, 7 है सर। 7। Outer और orbit एक में उसे 7। शेयर करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वो अपनी पीछे वाली पॉकेट होती है ना पैंट में, उसमें वो छिपा लेगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलो बताता हूँ। क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंदर के ऑर्बिट का कुछ काम नहीं होता है, बस आउटर ऑर्बिट पे ही सब चलता है। आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, ये 4 और ये 6 वो पीछे पॉकेट में छिपा के रखेगा। खाली टेबल पे कितना डालेगा वो, 1 इलेक्ट्रॉन। ये सारे सेफ प्लेयर है। कैसे प्लेयर है? सेफ है ना, सेफ में खेलते। ओके, सारा सब कुछ दाव पे नहीं लगा देते। हाँ, तो दूसरा क्लोरीन भी ऐसा करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पीछे रखेगा और 1 शेयर करेगा। जब ये दोनों शेयर हो जाएंगे तो बीच में आ जाएगा। अब जरा क्लोरीन के ये सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा गिन के मुझे बताओ। 2, 4, 6 और ये दोनों, ये क्लोरीन के है तो 8। अब दूसरे वाले क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में कितने हुए? 2, 4, 6 और ये दोनों मिलाकर 8। तो भैया 8 तो दोनों के ही हो गए, तो दोनों क्या हो गए, सेटिस्फाइड। यहाँ पे सर कौन पॉजिटिव बनता है, कौन ने? अरे भाई, किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं है। तुम समझ रहे हो मेरी बात में? इलेक्ट्रॉन दे तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले तो नेगेटिव, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, दोनों शेयर कर रहे हैं। इसीलिए इसको आयोनिक बॉन्ड नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो क्लोरीन में Cl2 क्यों होता है, पता चला?
चलो अब फाइनली मैं सिखाता हूं तुमको, इनको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक बॉन्ड बनता है, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। O2 में क्या होता है? O2 के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 नंबर है, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? कितने शेयर करोगे? क्या वो करेगा? 2 हाँ बिल्कुल करेगा, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। कितने पॉकेट में छुपा के रखेगा? है ना, 4 इलेक्ट्रॉन वो छिपा के रखेगा। देखो अंदर के ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन का कुछ काम है नहीं, है ना, ये खाली ऐसे ही एक्स्ट्रा रेड डॉट डाल दिए, उसको मत देखो, है ना। इन दोनों को भूल जाओ, अंदर का भूल ही जाओ तुम यार, बाहर का खाली कंसंट्रेट करो। क्या? तो बोले ये जो 2, ये 4 और ये 6 है, उसमें से 2 और 4 को पॉकेट में रखेगा, 2 को शेयर करेगा, और ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन 2 को शेयर करेगा। तो टोटल कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 शेयर इलेक्ट्रॉन। कितने शेयर इलेक्ट्रॉन? 4। समझ रहे हो? और 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा, सामने वाले ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो डील कितनी हुई? एक डील, माने एक बॉन्ड बना। फिर मैंने दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन रखा, सामने वाले ने भी दूसरा एक और बना, तो दूसरी एक डील हुई, तो 2 डील हो गई ना। 4 इलेक्ट्रॉन से कितने डील हुई? 2 डील। 2 मतलब कि डबल बॉन्ड, इसे कहा जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर सिंबल में अगर इसको बताना है ना, तो कुछ ऐसा बताया जाता है, एक ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलो फाइनली आखिरी, अच्छा यही आखिरी था, टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में समझ आया तुमको? ठीक है, तो Yes, देखो sir. मेरे को दोनों मोलेक्यूल जो थे वो मैंने दोनों ही तुमको समझा दिए। कौन से? NaCl कैसे जुड़ता है Na प्लस और Cl माइनस आयोनिक बॉन्ड से, Mg2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस आयोनिक बॉन्ड से। पर H2 कैसे बनेगा? कोवलेंट से। Cl2 कैसे बनेगा? कोवलेंट से। O2 कैसे जुड़ेगा? कोवलेंट से। N2 कैसे जुड़ेगा? कोवलेंट से। और ये सब सट्टेबाज लोग हैं। कौन है ये सब? सट्टेबाज। ठीक है, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अभी तुम्हें कभी सोचा है हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ही अपने आप से जुड़ते हैं। देखा तुमने? नॉन मेटल ही अपने आप से जुड़ते हैं, कभी सोडियम अपने आप से नहीं जुड़ता है। ये देखो सोडियम सिंगल रहता है, ये भी मेटल है। मैग्नीशियम मेटल, कोबाल्ट मेटल, कॉपर मेटल, जिंक मेटल, एल्यूमिनियम। ओ भाई, ज्यादातर मेटल सिंगल रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर नॉन मेटल खुद ही के साथ जुड़ जाते हैं। तो क्या हम मेटल का जाके इंटरव्यू ना लेके, भैया तुम क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाते नहीं हो, Na2 क्यों नहीं बनाते हो? इंटरव्यू चाहिए तुमको? सुनोगे? कि सोडियम या तो कोई मेटल कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? मैं तुमको जवाब दूं क्यों? किसी के पास है जवाब? मैं बताता हूं। क्योंकि यस सर। उसको सट्टेबाजी नहीं आती खेलने। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के लिए तुमको शेयरिंग करना पड़ेगा, वो उनको आता नहीं है। क्या मतलब नहीं आता? एक काम करते, एक मेटल के पास ही जाते। फेमस मेटल कौन है मेरे ख्याल से? सोडियम है ना, सोडियम हमारा फेवरेट है। चल सोडियम के पास जाते। क्या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है भाई तुम्हारा? ये 2 4 8 है का जो भी है। चलो सट्टेबाजी खेलोगे? सोडियम बोलेगा हाँ खेलूंगा खेलूंगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सोडियम क्या जवाब देगा? एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सोडियम क्या जवाब देगा? 7। मैं तुरंत ही क्या बोलूंगा पता है? मैं बोलूंगा 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले 7 टेबल पे रख। अब भैया उसके पास 7 है ही नहीं, आउटर ऑर्बिट में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो कहां से लाएगा 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए?
मेरी बात समझ आई तुमको? क्यों सोडियम अपने आप से नहीं जुड़ता है और क्यों मेटल्स अपने आप से नहीं जुड़ते? क्योंकि मेटल क्या होता है ऑर्बिट में, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब उनको 7, 6 या 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब कोवलेंट बॉन्ड बनाने जाएगा तो पहले ही रूल आ जाएगा, भैया तेरे को 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पहले टेबल पे रख। अरे भाई नहीं है तभी तो मैं मांगने आया हूं। क्या नहीं है तेरे पास? 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं, ना ना ना। कितने? 1, 2, 3 और कितने चाहिए? 7। चल भाग इधर। मैं सट्टेबाजी खेलने जाता हूँ, मेरे पास 100 रुपये है, मैंने टेबल पे रखे 100 रुपये, तो सामने कितने रखेगा? वो 100 ही रखेगा ना। मैं बोलूंगा मेरे को 500 जीतने, तो वो क्या बोलेगा? तो 500 रख। मैं बोलूंगा मेरे पास तो 100 ही। तो भाई तो जीतेंगे कैसे? जीतेंगे क्या? नहीं जीत पाएंगे, ठीक है, खेल ही नहीं पाएंगे। इसलिए मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, जबकि नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या यहाँ तक सबको समझ आया? तो आज का लेक्चर में कंक्लूड होता है 2 बॉन्ड्स के बारे में। कौन से 2 बॉन्ड हमने सीखे? कोवलेंट बॉन्ड। Ionic and इंटरेस्टिंग है दोनों। covalent. समझ आया ना अच्छे से कैसे जुड़ते हैं ये लोग? ओके। और अभी भी एक और बॉन्ड बच गया जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसमें क्या लेन देन होता है वो हम आज तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है, उसको अपन कल या फिर कभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो कल देखना है तो फिर वापस से 9th और 10th को कंबाइन करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। यहाँ तक 9th के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए इतना नॉलेज मेरे ख्याल से काफ़ी है। और रही बात 10th स्टैंडर्ड की, तो 10th स्टैंडर्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड आता नहीं है, ठीक है, पर कोवलेंट बॉन्ड के इसके और भी एग्जांपल आएंगे चैप्टर नंबर 4 में, है ना। तो 10th स्टैंडर्ड को तो जब आएगा तब हम पढ़ लेंगे। 9th स्टैंडर्ड को अभी जितना इन्फॉर्मेशन है उतना मोर देन इनफ है, तो मेरे ख्याल से दूसरा लेक्चर लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हमारा मैथ्स का चैप्टर 3 10th क्लास में ख़त्म हुआ है और 9th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों के रिलेटेड टेस्ट आयोजित करी जाएगी, है ना, टेस्ट आयोजित की जाएगी। ओके, और कहाँ गया? रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं।